अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम आपको लेके जा रहे हैं। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है ये बहुत खूबसूरत है और अपने अंदर लाजवाल हिस्ट्री समोए हुए है। यानी जो एबटाबाद की तहसील एबटाबाद है इसके गिरदोनवा के इलाकों में हम जाएंगे, कुछ रिलीजियस टूरिज़म की बात करेंगे, आर्कियोलॉजी की साइट की बात करेंगे और वहाँ से आपको हम लेके जाएंगे तहसील अवेलिया में। तहसील अवेलिया के कल्चर को फोकस करेंगे हम, उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी और रवायती पकवान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील एबटाबाद और उसके गिरदोनवा में और तहसील अवेलिया में। आप हमारे साथ रहें। अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर जेम्स एबट के नाम पर 1853 में आबाद होने वाला एबट आबाद शहर सतह समुद्र से तकरीबन 4300 फुट बुलंदी पर वाक़या है। इससे कबल ये इलाका वादी और रश कहलाता था। एबटाबाद अपने जन्नत नज़ीर नज़ारों, मुतअद्दिल आबो-हवा, खुशगवार मौसम और तारीखी और सियाती मकामात के बाइस मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। 1961 में कायम होने वाले एबटाबाद पब्लिक स्कूल की दीवार के करीब सूफी बुजुर्ग सफरुल्लाह काका खेल अल मरूफ मियाँ साहब मियाँ दी सेरी वाले का मज़ार इनके अकीदतमंदों और सयाहों के लिए ख़ास कशिश का बायस है। इस मज़ार की एक वजह शोहरत यहाँ हर जुमरात को तकसीम होने वाली पराठों की न्याज है। मियाँ दी सेरी एबटाबाद का एक कदीमी गांव और कदीमी गांव के साथ आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये भी अच्छे खासी इनकी एज हो चुकी है तकरीबन, और उसी के साथ हमें नज़र आ रही है एक नीचे कब्र है और कब्र में से ही दरख्त उगा हुआ है। यानी अल्लाह ताला के किसी नेक बंदे की कब्र है जिसमें से पूरा आपको दरख्त जो तख्ते वाली साइड है उस साइड से थ्रू आउट आपको दरख्त नज़र आ रहा है। और दरख्त के ऊपर अच्छे खासे मसलन आपको नज़र आ रहे हैं कि लोग आके मिन्नतें यहाँ पर जो चढ़ावे होती हैं, जिनकी हाजतें पूरी होती हैं, किसी भी मज़ार पर जाके जो मांगते हैं तो उसके बाद वो नज़र आ रही हैं। लेकिन इसको एक्सप्लोर करने का हमारा मकसद ये था कि जहाँ भी हम जाते हैं कोशिश करते हैं कि जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदे हों उनके बारे में बताया जाए। लेकिन यहाँ लोगों का बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस वक्त आज से तकरीबन 300-400 पहले के सिक्के भी यहाँ पर लगे हुए हैं इस दरख्त के साथ आपको थ्रू आउट नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में पूछेंगे हम, हमारे साथ मौजूद हैं शोएब आफरीदी साहब। ये इकबाल शनास हैं, राइटर हैं, अदीब हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शोएब साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये किन बुज़ुर्ग की कब्र है, यानी मज़ार है और इतना नेक बंदा कि जिसके कब्र में से ही दरख्त निकला है? ये हैं नौशहरा वाले काका साहब की औलाद हैं। ये सिलसिला नसब जो है बुखारी सैयद दो में जाता है, फैज़ उधर से है। जलालुद्दीन सुर्खपोश बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, उनका ये घराना है और ये आज से 550 साल पहले इनके जद अमजद जो हैं वो निज़ामपुर में उनका मज़ार है। उनका नाम गालिब बाबा है। फिर उनकी औलाद में से मस्त बाबा हैं, वो भी नौशहरा ही से आगे रास्ता जाता है कच्चा, वहाँ पे हैं। और मस्त बाबा की औलाद बहादुर बाबा हैं। ठीक हो, बहादुर बाबा से सिलसिला फैज़ जो है काका साहब को मिला है और काका साहब की ये औलाद है। अच्छा, ये भी बुजुर्ग गुजरे हैं अपने वक्त के? ये अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। 1771 पेशावर के महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक तारीख वफात है। ये वो लोग हैं जिनका नसब जो है ये अपना ये डेरा इस्माइल खान में उच्च बलोच शरीफ है। जी बिल्कुल। ये भी उन्हीं सुर्खपोश बाबा की औलाद में से हैं। और भावलपुर में जो उच्च शरीफ है वो भी इन्हीं की जद अमजद में से आते हैं। आगे आके ये लोग जो हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नहीं, इनके पास जो काका साहब हैं वो उनकी जद में से नहीं है बल्कि फैज़ उनको मिला है। लेकिन ये एक मौजू है जिस पर बहस और रिसर्च का वो होता है।
मजमूई तौर पर ये वही सिलसिला है बहादुर साहब, हज़रत बहादुर शाह सरकार से काका साहब ने फैज़ हासिल किया और उनकी औलाद ये मोइज़ुल्लाह काका साहब जो एबटाबाद में। अच्छा बताइएगा इनकी करामात क्या क्या थी और ये जो चढ़ावे इस दरख्त के ऊपर हैं इनका मकसद क्या है, और पुराने वक्त के सिक्के भी नज़र आ रहे हैं हमें। अभी भी आप इस इलाके को देख लें तो ये एक मौज़ा है, ये सदियों पहले यहाँ जंगल होगा, ऐसा ही है। यहाँ पे ये लोग आए हैं और दीन इस्लाम की रोशनी इन्होंने फैलाई। जाहिर है उस वक्त मिक्स कल्चर था। सबसे बड़ा मौजज़ा तो यही है जी कि वो उन्होंने इस्लाम की रोशनी जंगल से फूटी और इर्द गिर्द की दुनिया को मुनव्वर कर दिया। और इतनी रोशनी कि उसके बाद दरख्त उग रहा है इन्हीं की कब्र में से, और ये तो अल्लाह ताला की तो दरख्त भी इबादत कर रहा है और इसका सवाब तो दर्जात इनको पहुंच रहे होंगे। अब देखें ये तो एक अकीदे की बात है उन लोगों का जिन लोगों ने इनको माना। बिल्कुल उनका अकीदा ये था कि ये जो पैसे यहाँ पे आके वो मेख से या कील से यहाँ पे लगाते हैं तो ये उनकी मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं। फिर ये आप झंडे देख रहे हैं, ये भी मुरादों के झंडे हैं। फिर एक और चीज़ जो यहाँ पे चंद साल पहले ये रवायत मौजूद थी, और वो रवायत ये है कि जिन लोगों को कोई बीमारी हो तो वो यहाँ के मन्नत मानते हैं कि अगर हमारी बीमारी दूर हो गई तो हम पीले पराठे यहाँ पे लाएंगे। तो ये तो मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि लोग यहाँ पे पीले पराठे आके रखते थे और यहाँ के इर्द गिर्द जंगली जानवर और वो चीज़ें आके खा लेती थी। लेकिन उनकी मन्नतें पूरी होती होंगी तो वो यहाँ आके मन्नत पूरी करके। और किस किस्म की हिस्ट्री क्या बता रही है, या जिन लोगों से बात हुई है कि कुछ मुख्तलिफ किस्म के अमराज में लोग मतलब वो आते थे या क्या आते लेके आते हैं? ये खास तौर पे घुटनों का जिसको दर्द हो या ये बोन्स का जो दर्द होता है वो उसका बिल्कुल यहाँ पे मुझे कई ज़ईफ लोग जो यहाँ आते थे उनसे मैंने पूछा है, कहते हैं जी बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे इलाज हो जाता है कि हम यहाँ से मन्नत मान के जाते हैं, हफ्ते के अंदर एक जुमरात आते हैं मन्नत मानने के लिए, अगली जुमरात तक नौबत नहीं आती, अगली जुमरात को पराठे ले आते हैं, अगर ना हो तो फिर अगली जुमरात को फिर आते हैं, फिर दुआ करते हैं। तो उनकी तकलीफ दूर होती होगी तो वो आते हैं। जाहिर है, वैसे जाहिर है ये चढ़ा रहे हैं यहाँ। प्रैग्मेटिक टेस्ट है कि भाई आपको अगर हल मिल रहा है तो आ रहे हैं ना। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। थैंक यू प्रोफेसर साहब। हम अभी एबटाबाद में और एबटाबाद के कुछ टूरिस्ट और कुछ रिलीजियस पॉइंट के ऊपर हम आपको लेके जाएंगे और उसके बाद हमारा सफ़र जारी और सारी रहेगा, जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और तहसील एबटाबाद से होते हुए हम हवेलियाँ तक जाएंगे। इस पहाड़ों के सफ़र में आप हमारे साथ रहें। दो 2019 में जब इसको रेनोवेशन का काम दिया गया था उसकी मजदूरी 25 लाख रुपए थी। एबटाबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तारीखी और मज़ाफ़ाती इलाके मंगल शरीफ में मदफून शहज़ादा ख्वाजा मियाँ गुल मोहम्मद अल मरूफ कंगाल बादशाह का मज़ार भी यहाँ आने वाले ज़ायरीन और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। आपके बारे में मुख्तलिफ रवायात मशहूर हैं। एक रवायत यह है कि आपकी पैदाइश अकबराबाद आगरा में हुई और आप राय हक की तलाश में तसफ़ूफ़ और सलूक का सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे। आपकी तबलीग के नतीजे में इस इलाके में आबाद हज़ारों सिख और हिंदू मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। एक रवायत के मुताबिक आपका तल्लुक़ शाही ख़ानदान से था। आपने मखलूक खुदा की खिदमत में अपनी बादशाही तर्क कर दी और अमीर तरीन फ़कीर कंगाल बादशाह कहलाए। यही वजह है कि आपका मज़ार पुर अनवार आज तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुरज्जा खालिक है।
मंगल शरीफ ये गांव है जी, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का। और ये भी एक औलियाए अल्लाह गुजरे हैं अपने वक्त के। जैसे कि थ्रू आउट में आपको बताता आ रहा हूँ प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में कि बरसगीर पाक व हिंद के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अगर इस्लाम की रोशनी फैली है, मुनव्वर हुई है, तो इन्हीं औलिया इकराम की मेहनत की वजह से हुई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शोहेब अफरीदी साहब। उनसे हम बात करेंगे कि ये बुज़ुर्ग कहाँ से तशरीफ़ लाए और इनका ख़ानदान, किस ख़ानदान से इनका तल्लुक़ था। बात करेंगे जी। शोहेब साहब बताइएगा प्लीज़ ज़रा। इनका नाम ख्वाजा गुल मोहम्मद साहब है और ये कंगाल बादशाह के नाम से यहाँ मशहूर हैं। जी। इनके जद अमजद जो हैं वो मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो दीन इस्लाम के बहुत बड़े शारे और सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ये उनकी औलाद में से हैं और ये तर्क दुनिया करके उस वक्त शायद ये जिस वक्त ये आए होंगे तो ये एरिया जो है वो जंगल आप समझ लें। और ये कौन से सन की बात है? मुहर्रम उल हराम 1198 हिजरी बनता है और ये तो इनका वसाल का है ना। हाँ जी, जब ये आए तो उनसे आप फिर आगे वो देख लें कि कौन सा स्पैन ऑफ लाइफ बनता है। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं ये यहाँ पे तर्क दुनिया करके आए, तो इनको फिर वहाँ से ज़ाहिर है ये उन लोगों को नहीं पता था कि ये कौन है, किधर गए हैं। कंगाल शरीफ इसको क्यों कहा जाता है? और पहले हमें बताइएगा, ज़ाहिर है ये बुज़ुर्ग तो वहाँ से माइग्रेट करके आए, क्योंकि यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस खित्ते से वारियर गुजरे हैं। जिस जगह आप मौजूद हैं इस वक्त, उस वक्त इसको हज़ारा भी कहा जाता है। हज़ारे के अलावा भी इसके मुख्तलिफ़ नाम रहे हैं मुख्तलिफ़ अदवार में। तो ज़ाहिर है ये अगर वहाँ से माइग्रेट करके आए दूसरी साइड से, तो यहाँ तबलीग की घर से आए होंगे। जी बिल्कुल, ये तर्क दुनिया इन्होंने की। तसव्वुफ़ के कोई तकाज़े होते हैं जिनके तहत इंसान माइग्रेशन करता है। एक तो पहलू ये होता है, दूसरा ये है कि बड़ा मकसद जो होता है वो दीन इस्लाम के फैलाओ और दीन इस्लाम को फैलाने का काम होता है। तो उसी गरज से वो यहाँ आए। और जो कंगाल नाम बना है, कंगाल कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो और मतलब दुनिया जिसके पास ना हो। ये एक इसके पीछे यहाँ पे हार्ट टू हार्ट एक वाक़या यहाँ सुनाया जाता है कि एक दफ़ा ये बैठे हुए थे तो एक मांगने वाली पास से गुजरी और उसने कुछ तकाजा किया कि मुझे कुछ दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं। तो उसने जाते हुए कहा कि ये भी मेरी तरह कंगाल ही है। जी, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम तमरेज़ खान है। अच्छा बताइएगा, ये मुक़द्दस हस्ती का मज़ार है जी। लोग कहाँ से आते हैं इस मज़ार के ऊपर? दूर दूर से लोग आते हैं जी, कराची से आते हैं, गिलगित से आते हैं। हालांकि पिछले दिनों श्रीलंका, इंडोनेशिया से लोग आए हैं। श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी आए हैं, बिल्कुल आए हैं। किस वजह से ये मशहूर है मज़ार? ये मशहूर है जी, किसी को खांसी कफ हो ना, खांसी और नमक ले ले या तेल और मालिश कर दे गले की, तो अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। हाज़री लाजमी है, हाज़री आ जा, हाज़री लाजमी है। लाजमी है। हाँ, तो देने वाली बड़े बड़े लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। अल्लाह मुरादें पूरी करता है, लेकिन वसीला ये बनते हैं। क्या बात है। इसके अलावा और क्या कुछ करामात थी इनकी? ये तो बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है। जी जी। जिस तरह ये दिल्ली से आए हैं। जी जी। मियाँ गुल मोहम्मद इनका नाम था। हाँ। गुल मोहम्मद, मियाँ गुल मोहम्मद कंगाल बादशाह। जब ये अपनी उधर से, यानी इनकी बादशाह थी, तो ये अपनी उधर बादशाह छोड़ के एक आसा, एक लोटा, एक जानमाज इनके पास थी, जो अभी भी इधर हमारा एक गांव है बंडा पीर खान, हमारे पड़ोस में है। तो एक शेख फैमिली है, उनके पास इनका वो झंडा, आसा और जानमाज अभी तक मौजूद है। जब बारिश नहीं होती, अल्लाह की नाराज़गी होती है, तो उस झंडे को निकाल के वो थोड़ा सा भिगोते हैं, पानी से छींटा ऊपर देते हैं, तो अल्लाह पाक मेहरबानी करते हैं, बारिश हो जाती है। अभी भी है। क्या बात है। अकीदे की बात है सारी। अकीदे की बात है। नियत साफ करके उसके हजूर इल्तिजा करें। बिल्कुल। और नेक बुजुर्ग के सदके। बिल्कुल। देखिए ना, कंगाल बादशाह जब निकले हैं घर से, तो क्या आशा लोटा छोड़ के अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दी और इंसानियत की खिदमत भी की जाए। जी बिल्कुल। जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की, तो ये जो खित्ता है ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा का ज़ारा डिवीज़न, यहाँ पर बेशुमार औलिया इकराम के मज़ार मौजूद हैं
और ये जो मज़ार है पुराना जो GT रोड है, जिसको सिल्क रोड और शारा कराक्रम भी कहते हैं, एबटाबाद से जो ही आप ऊपर आते हैं तो साथ ही ये आबादी है, जिसकी वजह से कंगाल शरीफ भी मशहूर है इसी मज़ार की वजह से, इसी नाम के तखल्लुस की वजह, कंगाल बादशाह। तो इस मज़ार के ऊपर आप आएँ, आपको सुकून मिलेगा, आप हमारे साथ रहेंगे। एबटाबाद में वाक़या खूबसूरत इलियासी मस्जिद इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार है, जिसे 1932 में तामीर किया गया। इलियासी मस्जिद में दाखिल होते हुए ही एक खूबसूरत फुवारा न सिर्फ यहाँ आने वाले सयाहों का इस्तकबाल करता है, बल्कि इस मस्जिद की खूबसूरती को भी चार चांद लगाता दिखाई देता है। एबटाबाद की इलियासी मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद के गुम्बद पर बड़ी महारत से ताज़ीन और आराइश की गई है, जबकि मस्जिद की दीवारों पर इस्लामी खताती के खूबसूरत नक्श दिखाई देते हैं। नवांशहर एबटाबाद में है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक तारीख़ी मस्जिद है जो इलियासी मस्जिद के नाम से मशहूर है। जैसे कि मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि ये जो गंदारा सिविलाइजेशन और ख़ास करके ये जो हज़ारा डिवीज़न है, यहाँ की हिस्ट्री तकरीबन 3000 साल पुरानी है। मुख्तलिफ़ तहज़ीबें यहाँ पर आबाद रही हैं और उनकी इबादत गाहें भी मुख्तलिफ़ हैं। जैसे मुख्तलिफ़ स्तूपे भी हम आपको दिखा चुके हैं, इसी तरीके से गुरुद्वारे भी दिखाए हैं, मंदिर भी दिखाए हैं, क्योंकि बर सगीर पाक और हिंद में आगे चल के मिक्स कल्चर भी रहा है। लेकिन क्योंकि मुसलमान भी इस खित्ते में रहे हैं, औलिया इकराम आए हैं, लोग उनके थ्रू दायरा इस्लाम में भी दाखिल हुए हैं और उसके मुनासबत से इन्हीं इलाकों में तारीख़ी मसाजिद भी मौजूद हैं और उसमें से एक मस्जिद ये इलियासी मस्जिद है। जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ का रुख करते हैं। तो यहाँ पर मकामी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम सुहेल अहमद है। अच्छा, सुहेल अहमद साहब, बताइएगा सबसे पहले इस मस्जिद की हिस्ट्री, कब ये कायम हुई और किस मकसद के लिए कायम हुई है? जब यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, क्या उस वक्त भी यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने की जगह या इबादत करने की मौजूद थी? अमूमन जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने इसकी तारीख़ी बुनियाद के हवाले से सवाल किया है, लेकिन आपने जो सवाल किया है कि भाई ये मस्जिद से पहले क्या था, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे ये जो मस्जिद है 1906 में बनी है और यहाँ पे अभी आपने देखा है चश्मा वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एक चश्मा था, तो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से लोग दूर दराज से सफ़र करके आया करते थे, तो कोई एक ऐसी जगह वहाँ पे मखसूस कर दिया करते थे जहाँ पे वो अपनी थकावट दूर करते थे, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो। तो यहाँ पे एक करीब चश्मा था और उसके गिर्द एक बड़ा पत्थर था, लोग वहाँ पे बैठते, आराम करते और नमाज का वक्त होता तो नमाज भी पढ़ते। तो ये 18वीं सदी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे ही वक्त गुजरता गया लोगों को पता चलता गया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे चश्मा है। अभी भी आप अगर इस रोड पे जाएं तो जहाँ पे आपको चश्मा नज़र आएगा वहाँ करीब में आपको या वो सिट्टो वाला नज़र आएगा या पकौड़ों वाला नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे। तो 1906 में ये मस्जिद बन गई, वही जो एक पत्थर था ओपन मस्जिद हो गई। तो 1906 से लेके 1922 तक जो है ये ओपन मस्जिद रही और 1922 में इसका बाकायदा तौर के ऊपर काम शुरू हो गया। अच्छा, 1922 में बाकायदा काम हुआ, यानी अंग्रेज़ राज में ये भी मस्जिद बनाई गई। और इसके ऊपर जो खताती हुई है उस वक्त की जो ममार्क और जो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर फारसी में शेर लिखेंगे उसके बारे में बताइएगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो ये जो मस्जिद है इसकी दो ही तारीख़ी हैसियतें हैं और जिसकी वजह से ये मशहूर है। एक तो ये है कि अपनी तारीख़ी दौर की वजह से, और दूसरा ही इसके ऊपर जो इस्लामिक कैलीग्राफी का काम हुआ है। जी बिल्कुल। अब ये इस कदर बारीक और इस कदर जो है ना वो जो मायानार कारीगर है उनसे करवाया गया है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि 2019 में जब इसको रेनोवेशन का काम दिया गया था उसकी मजदूरी 25 लाख रुपए थी। अच्छा, अब आप खुद इससे अंदाज़ा कर लें कि कितने कारीगर लगे होंगे जो इस हवाले इस पे उन्होंने काम किया होगा। और उस पे एक शेर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का, तो वो मैं चाहूँगा कि आदिल सईद साहब जो है उसका तर्जुमा करेंगे। अच्छा, ये पुरानी खताती को दोबारा यानी उसी में किया गया? जी, ये पुरानी खताती है जो 1900 की दहाई में की गई, उसी को ही दोबारा जो है रेनोवेट किया 2019 में दोबारा इसको रेनोवेट किया गया। जी, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। आदिल साहब, क्योंकि आप अदब से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर हैं और लिटरेचर से आपकी वाबस्तगी है,
तो ज़रा बताइएगा ये जो फ़ारसी का शेर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है और आपके ही थ्रू हमने बताया था कि सरबन पहाड़ी के ऊपर भी उन्होंने शायरी की है और इस मस्जिद के ऊपर भी शेर लिखा हुआ है उनका। ये इकबाल का एबटाबाद के साथ वाबस्तगी पूरा एक मौजू है जो हमारे मकामी मुहक्किकीन जो इकबाल शनास हैं उन्होंने किया है। अब जो इस पे जो शेर लिखा हुआ है उस शेर का मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे अल्लाह का दीदार करने के लिए गए तो एक जलवे से वो बेहोश हो गए। और सरकार दो आलम जब महराज पर गए और वहाँ वो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ मकालमा किया और वो मुस्कुराते रहे। यानी वो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नात क्या शेर है, उनकी कद काट का पता चलता है कि क्या मकाम था तूर पे, क्या जिसे अल्लाह ने कहा था लन तरानी कि तू मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन उनका इसरार था तो सरकार वहाँ गए हैं और वहाँ गुफ्तगू की है। और फारसी में शेर पढ़ के जरा सुना दीजिएगा। तूने मुस्कुराते हुए अल्लाह से बात की, मुस्कुराते हुए की। और इसके अलावा यहाँ पर बताइएगा कि जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो बेशुमार लोग आते होंगे यहाँ पर। मैं थोड़ा सा आपके सवाल को इस तरह से लेता हूँ कि ये जिस जगह पे आज हम खड़े हैं इस शहर का नाम है नवां शहर। नवां शहर मल्टी कल्चरल सिटी इसलिए था कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, यानी मुसलमानों के बिल्कुल बराबर तादाद उनकी थी और ये एक ऐसा मिक्स कल्चर था। अब नवां शहर का बाजार आप देखें तो आपको लगेगा कि आप इंडिया में कहीं घूम रहे हैं, जो दुकानें पुरानी हैं। तो यहाँ पर उनका अशनानगढ़ भी था, बाबू रामदास की कोठियाँ हैं दो बहुत बड़ी। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे हैं और इसी तरीके के साथ फिर यहाँ पर ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद उनके लिए भी उतना ही एहतराम की वजह से थी जितना हमारा रवादारी का जो सिलसिला वो हमारे इन गली महलों में हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे हैं। इकट्ठे रहेंगे। जी आप अपना नाम बताइए और आप क्या कहेंगे। मेरा नाम मलिक हसन अली है और मैं यहाँ पे आया हूँ मस्जिद में एज ए टूरिस्ट आया हूँ। यहाँ पे जो मस्जिद है इसको देखा, बहुत अच्छा लगा। और जो चश्मा यहाँ पे जो सुना था, चश्मा एक है, पहले भी आते रहे देखते रहे हैं, अब चश्मा बंद हो गया है। अच्छा। उस चश्मे के बारे में सुना था कि वो जो चश्मा है, वो जो पानी यहाँ पे आता है, ये कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये झील सैफ अल मलूक का पानी एक नहर है, वहाँ से अलग होकर नहर यहाँ पे आती थी। तो अब ये पानी नहीं रहा, खत्म हो चुका। अब शफा भी इस लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और उस वक्त तो टूरिस्ट भी ज़्यादा आते होंगे जी। उस वक्त जब पानी था साथ पानी के साथ साइड पे, उस साइड पे रोड के, तो वहाँ पे झील भी छोटी सी थी, वहाँ पे लोग कश्तियाँ चलाते थे, कुछ लोग तैराकी करते थे। और वक्त के लिहाज से वो इलाके डेवलप होते गए और वो ख़त्म होती गई। राजा साहब आप क्या कहेंगे जी, टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं नवां शहर और एबटाबाद और जिस जगह पर मौजूद हैं, इस जगह के बारे में बताइएगा। मेजर रैबिट से लेकर अभी तक और यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से अगर एबटाबाद के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे जो जितने भी टूरिज़्म पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो उसमें अलियासी मस्जिद को मेन हैसियत हासिल है। इसी तरह जैसे यहाँ पे आप ये साइड एरिया में चले जाएं, अरनो है यहाँ पे, जैसे ये ठंडियानी है, ऊपर गलियात है, शिमला पहाड़ी है, यहाँ पे लेडी गार्डन है। तो यहाँ पे अलियासी मस्जिद की एक तारीख़ है, जैसे बाकी दोस्तों सारों ने भी यहाँ पे ये डिस्कस किए। तो यहाँ पे आपने देखा है अभी यहाँ पे आके भी कि यहाँ पे पूरे मुल्क से और बल्कि फ़ॉरेन से भी दुनिया यहाँ पे आती है और बड़ा अच्छा यहाँ पे माहौल है। और सबसे ज़्यादा इस मस्जिद की जो खूबसूरती है वो यहाँ का पानी है, ये ठंडा पानी। और फिर जिस तरह से ये यहाँ पे पहाड़ों के दरमियान में और यहाँ पे पूरा एबटाबाद सारा पाँव में है, यहाँ पे जो व्यू है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और ये 7 PMA भी है यहाँ पे, तो सेफ है ये जगह, सेफ है। और जैसे कि इन्होंने कहा जी कि पहाड़ों के दामन में, दो पहाड़ों के सफ़र में, पहाड़ों के दामन में आपने आपके लिए एक्सप्लोर की ये अलियासी मस्जिद। पूरे पाकिस्तान में टूरिस्ट को पता होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा एबटाबाद का रुख करें वो भी यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। नवां शहर ये मकाम है जहाँ पर ये मौजूद है। आएँ इसको देखें, यहाँ पर नमाज़ पढ़ें, कुछ टाइम स्पेंड करें। और ख़ास करके अलियासी मस्जिद एक और वजह से भी मशहूर है और बहुत दूर दूर से मकामी लोग, क्या बाहर से भी लोग वो एंजॉय करने आते हैं, वो हैं यहाँ के पकोड़े। तो ज़रा चलते हैं पकोड़े वालों के पास और उससे भी बातचीत करते हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो ज़रूर खा के जाता है पकोड़े।
इलियासी मस्जिद के साथ वाक़या बाज़ार में पकौड़ों की दुकानें भी बहुत मशहूर हैं और यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को खूबसूरत इलियासी मस्जिद देखने के साथ साथ लजीज पकौड़े भी खा कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इलियासी मस्जिद के जैसे कि मैंने आपको कहा कि पकोड़े भी बड़े मशहूर हैं और ये देख लें माशाल्लाह जायका भी इनका अच्छा होगा आलू के। तो कहा जा रहा है कि जब से मस्जिद है उतने पुराने ही यहाँ पर पकोड़ों वाले भी बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से मुकामी क्या वैसे भी टूरिस्ट खाने के लिए आते हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम असद है। असद साहब बताइएगा ज़रा ये कि कब से ये पकोड़े यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और बेशुमार शॉप हैं यहाँ। ये दुकान उस वक़्त की है भाईजान जिस वक़्त ना तो यहाँ पर कोई मकान था और ना ही कोई दुकान थी। ये सब तकरीबन वीराना था और इधर पानी पानी था। पानी पानी था। ये एक मस्जिद थी और ये एक दुकान थी। और उस वक्त के पकोड़े बनाए जा रहे हैं। उस वक्त के जो है ना पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा पकोड़ों का क्या है जी, इसकी रेसिपी क्या है? थोड़े से हमें डिफरेंट लगे हैं और जगह के पकोड़े। और ये इस पकोड़े को क्या बोलते हैं आप? फिंगर चिप्स भी बोलते हैं इनको और आलू के पकोड़े भी बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या क्या डाला गया है? इसमें ज़ीरा है, ज्वाइन है, धनिया है, अदरक है, लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट है इसमें। समोसे के बारे में बताइएगा ज़रा। समोसा तो तकरीबन ये आलू का समोसा है और इसमें वही सादा मसाला डलता है। अच्छा गर्मियों सर्दियों में ये सौगात ऐसी है कि चलती रहती है इस पॉइंट के ऊपर? साल के 12 महीने, रमज़ान में भी। और कहाँ से लोग आते हैं ये? तकरीबन पूरी दुनिया से आते हैं। अच्छा जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो ज़रूर खा के जाता है पकोड़े। ब्रिटिश भी फॉरेनर भी आए खाए? आते हैं। किन किन मुमालिक से आए? अमेरिका से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, स्वीडन से आए हैं। और वो एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं और खाते हैं और पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अल्लाह के फजल से पसंद किए जाते हैं। तो अभी क्या रेट है इन पकौड़ों का आपके यहाँ? अभी तकरीबन ये 400 रुपए किलो चल रहे हैं। 400 रुपये ये वाला सेम रेट है सबका। ये तीनों पकौड़ों का एक ही रेट है माशाल्लाह। समोसा 20 रुपए का है। अच्छा तो ये था जी यहाँ पर, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ के जो रवायती फूड होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की खाने की अशिया होती है उसके बारे में भी बताते हैं। क्योंकि इलियासी मस्जिद में आए थे और इलियासी मस्जिद में सबसे ज़्यादा यहाँ के पकौड़े और समोसे मशहूर हैं, तो हमने कहा कि उसके बारे में बताएं। आप भी आएँ, जब भी आपका चक्कर लगे नवा शहर इलियासी मस्जिद का, तो ज़रा पकौड़ों को अपनी फैमिलीज़ के साथ टेस्ट कीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ से। हमारा नेक्स्ट जो सफ़र है हवेलियाँ का है और वहाँ पर कुछ हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ रखी हैं, वो आपको दिखाएँगे। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर कबायली इलाका जात की तरह एबटाबाद और इसके मसावात में वाक़े इलाकों में भी हुजरे का रवायती कदीमी निज़ाम राइज है। मकामी लोग इन हुजरों को न सिर्फ अपने माशरती मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इन इलाकों के लोग अपने यहाँ आने वाले मेहमानों और सयाहों की खातिर तवाज़ो भी इन हुजरों में करते हैं, जिसमें ज़्यादातर देसी खाने और इलाकाई सौगात बड़े फ़ख्र से पेश की जाती है। हुजरे न सिर्फ इलाकाई सकाफ़त के आइनादार हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ कबीलों के दरख्शंदा रवायत के भी अमीन हैं। गांव जमनका में हैं, तहसील ये हवेलियाँ और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। और हमारा ये फॉलो अप प्रोग्राम है, पहले ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं जिस भी इलाके में वहाँ के जो रवायती पकवान हैं वो भी हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं। यहाँ हुजरे में चारपाइयों पर बैठ के यानी खाने का एहतमाम किया गया है हमारे लिए, जिसमें ज़्यादातर देसी डिश भी बनी हुई हैं। सबसे पहले है जी मकई की रोटी, ये देख सकते हैं आप, ये भी ट्रेडिशनल फूड में आ रही है। और यहाँ इसी इलाके की हज़ारा बेल्ट में जब आप खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जैसे मर्दान हो गया और मर्दान के बाद जैसे औरकज़ई, तो वहाँ पर जो मकई की रोटी तैयार की जाती है वो बिल्कुल ऐसे ही तैयार होती है जैसे गंदम की होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मोटापन भी नज़र आएगा। और ये तंदूर पर बनी ऐसी है जी कि तवे के ऊपर है। और उसके बाद मकई की रोटी के साथ जो कम्बिनेशन है यहाँ का इस पहाड़ी बेल्ट का और ख़ास करके हज़ारे के इन इलाकों का, उसमें देसी मक्खन। और ये देसी मक्खन भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। ये गाय का लग रहा है जी, येलो कलर है, भैंस का है। अच्छा थोड़ा सा येलो कलर है इसका जी। अच्छा ठीक हो गया जी, हाँ दूध मिक्स है। और उसके साथ एक और कम्बिनेशन है सरसों का साग।
और ये आ गया जी सरसों का साग, और उसके साथ आ जाएगा मक्खन, ये देसी मक्खन। इसको ऐसे ही खाया जाता है ना जी, इसमें देसी मक्खन डाल के, और साथ मकई की रोटी और देसी चटनी ये हमारे सामने है। इसमें पुदीना है जी। सबसे पहले बुजुर्ग को बताइएगा, जैसे कि मैंने कहा कि हर इलाके की अपनी रवायत होती है, और यहाँ जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं इसका बताइएगा, इसकी सकाफत और कल्चर का, यहाँ पर जो देसी खाना है इसके। ये जड़ा खाना है साड़ा, हाँ जी, ये साड़ा रवायती खाना है। हाँ हाँ। और इसमें सब तो बड़ी खसूसियत है वे कि ये ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, और इस विच कोई एजी शै नहीं कि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ यानी देसी लोगों ਦੇ देसी खाने। हाँ, देसी खाने ने, लोग भी ਅਸੀਂ देसी हाँ, खाने भी असनी देसी ने। इसी वास्ते इस नाराज है कि ਅਸੀਂ सेहतमंद भी है। भिंडी पई हुई है, भिंडी पई है, भिंडी है। अच्छा, भिंडी गोश्त है। अच्छा, भिंडी ਜਿਹੜੀ है वो इत्थे देसी है, असनी देसी, और ये सड़ी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ है, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੀ ਖੜਨੇ ਆ। अच्छा, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ जी जी ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਅਜੇ ਅਸਾਂ नहीं ਕੀਤੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਨੇ ਆ। यानी आपकी सेहत का राज और इस इलाके की जो थ्रू आउट जो खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ का देसीपन ऐसा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो काश्तकारी से वाबस्ता हैं, यानी खुद ज़िम्मेदारा करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जनास उगाते हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने है। खुद मेहनत करके खुद कमा रहे होते हैं, और जब मेहमान आते हैं, जैसे इसी जुजरे में आप देख रहे हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, उनके लिए भी देसी खानों की तवज्जो की गई है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हमने देसी खाने खाने। और यहाँ उसके बाद ये क्योंकि जुद्दूनों का इलाका है, तो जुद्दूनों का एक सदियों पुराना ट्रेडिशनल गेम भी है जिसको नेज़ाबाजी कहते हैं, उसका भी मुकाबला इनकाद किया गया है आपके लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस चमनक्का के गांव में। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? असल इस खाने नहीं, इस सेहत का एक बड़ा राज है, हाँ, जड़ा सुन्नत भी है, और वो राज है वे कि ये बच्चे जितने ना, ये साड़ी न्यू जनरेशन, और ऐसी मेरा ख्याल है ये ओजरा सिस्टम जड़ा है वे, हाँ, ये बड़ा राज है वे कि असी इकट्ठे मिल के मेरा ख्याल है असी हुणे तकरीबन असने अगर दादे देखो ते 8 दादियां दी औलाद इत्थे बैठी हुई है, तो सारे ही उजरे बैठे, और सारे उजरे विच सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, हत्ता के नौजवान लोग जिहड़े हैं वो राती स्टे भी उजरे ने करते हैं कि यही उजरे दी खूबसूरती है। और इन्हां ने इत्तेफाक, इत्तेहाद, और सब तो बड़ी गल है कि सिखने ने 3 मराइल होने। बिल्कुल। एक होनी है मां नी गोद, एक होना है मदरसा, और एक होना है उजरा, और साथ देसी लस्सी भी है जी। तो अभी हम खाना शुरू करते हैं जी, हमारी टीम भी और यहाँ पर मेहमान भी बैठे हुए हैं। वो खाना यहाँ खाने के बाद फिर हमारे लिए जहाँ पर ये मैच का इनकाद किया गया है, आपको वहाँ लिए चलेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। एबटाबाद के मज़ावात में वाक़या चमनक्का नामी गांव यहाँ आबाद जुदून कबीले की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। जुदून कबीले के लोग अपनी रवायती और मेहमान नवाजी के हवाले से बहुत मशहूर हैं। इस कबीले के लोगों का पसंदीदा और मशहूर खेल घुड़सवारी नेज़ाबाजी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस खेल की इब्तिदा एशिया में 4वीं सदी में हुई, और यहाँ के यासर खान जुदून इस तारीखी और सकाफती खेल के मशहूर खिलाड़ी हैं, जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। तैमूर खान जुदून साहब हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे, और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने अपने हज़ारे डिवीज़न को भी APP में रह के उसकी इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम किया है। अभी ये इस्लामाबाद में हैं, और जहाँ पर ये मौजूद हैं हम चमनक्का में। चमनक्का की जो हिस्ट्री है, एक तो रवायत ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, सदियों पुराने इन्होंने हुजरे आबाद किए हुए हैं। इसी के साथ साथ जो रवायती गेमें हैं यहाँ पर वो भी खेली जाती हैं, क्योंकि अभी अभी गंदम की कटाई हुई है। और एक इनका सदियों पुराना इस फैमिली का जो खेल है वो है नेज़ाबाजी और घोड़सवारी, उसी को हम फोकस कर रहे हैं और तैमूर साहब से बात करते हैं। जी तैमूर साहब, बताइए कि ज़रा इस नेज़ाबाजी की हिस्ट्री ओवरऑल तो हम पंजाब में भी देखते हैं आगे पीछे भी, लेकिन चमनक्का का बताइएगा कि कब से ये खेला जा रहा है। बहुत शुक्रिया नसीर अब्बासी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
आपके चैनल डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दूर आए हैं। बेसिकली ये जो नेज़ाबाजी का खेल है ये हमारे आबाओ अजदाद से तकरीबन इस गांव की जो तारीख़ है वो 500 साल पुरानी, और ये नेज़ाबाजी यहाँ पे जब से हमारी फैमिली यहाँ पे जदून ट्राइब यहाँ पे आया तो ये तकरीबन 150 साल से हमारी ये रवायात में है। तो ये हमने अपने बुज़ुर्गों से, हमारे आबाओ अजदाद ये नेज़ाबाजी करते थे। तो हमारे पास ग्राउंड की बड़ी कमी है, लेकिन इसके बावजूद हम उस पंजाब लेवल के ज़मींदार भी नहीं हैं, हम उनकी लेवल के हमारे पास मैदान भी नहीं है, लेकिन हम पहाड़ों में रह के हमने इस गेम को ज़िंदा व तबिंदा रखा और अपने जो बुज़ुर्ग थे उनकी आपने उस रवायत को भी ज़िंदा रखा हुआ। जी बिल्कुल जी, ये हमारे इस्लाफ की ये रवायात थी, और ये आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास मेरे जो मुझसे बड़े भाई है यासर, वो एक इंटरनेशनल राइडर हैं और इंटरनेशनल टेट पैकिंग की क्लब के वो मेंबर भी हैं। तो उस लिहाज से हमारा ये गांव बड़ा ज़रखेज़ है नेज़ाबाजी के हवाले से। हमारे जितनी फैमिली के छोटे लड़के हैं, बड़ों ने बड़ी अच्छी, मेरे वालिद मोहतरम जो थे मरूम वो भी बहुत अच्छे नेज़ाबाज थे। तो इस तरह हमारी फैमिली के हमारे कज़न्स वगैरह बहुत अच्छे नेज़ाबाज हैं, और मेरा छोटा भतीजा है मौज़म, वो भी अच्छी नेज़ाबाजी कर अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील हवेलिया में है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको जो इंतज़ामिया है वहाँ पर जो स्पोर्ट का डिपार्टमेंट है वो भी आप लोगों को सपोर्ट करता है। बेसिकली ये गेम जिस तरीके से महंगाई होगी आज के दौर में, घोड़ा रखना और इस तरह नेज़ाबाजी करनी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाके नेज़ाबाजी करनी बड़ा मुश्किल और बड़ा एक्सपेंसिव गेम है। हम अक्सर अपने मदद आपके तहत हवेलिया में या एबटाबाद में साल में एक दफ़ा नेज़ाबाजी का इवेंट रखते हैं, ताकि ये जो शौक़ लोगों के अंदर है ये शौक़ उजागर रहे। तो मेरी आपके इस चैनल के वसातत से भी गवर्नमेंट से अपील है कि ये नेज़ाबाजी का एक बहुत एक्सपेंसिव खेल है, लेकिन ये बहुत अच्छी रवायत है। इसको पहाड़ों के दरमियान इस छोटे से गांव में इतने टैलेंटेड लोग हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसकी सपोर्ट करे तो ये एबटाबाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हज़ारे लेवल के ऊपर भी इसके टूर्नामेंट इनकाद किए जा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इस गांव के लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को न सिर्फ बल्कि KPK हमारे सूबे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाहर जाके। अच्छा, ये जो घोड़े होते हैं ये रेस वाले घोड़े होते हैं या नेज़ाबाजी के घोड़े को ट्रेन किया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये जो घोड़े होते हैं ये बेसिकली देसी ब्रीड के होते हैं और या थायरोब्रेड मिक्स घोड़े हम इस्तेमाल करते हैं नेज़ाबाजी में। रेस में जो घोड़े दौड़ाए जाते हैं ये उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। ये देसी ब्रीड के घोड़े होते हैं और इनको आप जल्दी कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने जो आपकी लाइन उस लाइन के ऊपर आप इसको चला सकते हैं। जी जबरदस्त, ये टैलेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर इस छोटे से गाँव में इन्होंने इनकाद किया इस टूर्नामेंट का, और यहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारा हो रहा है नेज़ाबाजी का। अच्छा, बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद नहीं बल्कि सूबाई लेवल पे हम अपने सूबे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतने अच्छे टैलेंटेड हमारे पास जो खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा, पहले इन्होंने इनफरादी तौर पर खेले, आप पेयर्स की शक्ल में? जी बिल्कुल, अभी पहले जो इनफरादी तौर पर उसको हम सिंगल राइडिंग कहते हैं, उसके बाद जो क्वालिफाई होता है सेकंड राउंड होता है पेयर में, वो 2 पेयर में जाते हैं। उसके बाद गेम ऑफ 4 होती है जिसको सेक्शन में 4 घोड़े दौड़ाए जाते हैं। तो अभी पहले एक सिंगल में आए, अब पेयर में आएंगे, इसके बाद सेक्शन में होंगे। जी हाँ। अच्छा, इसका कोई कोच भी होता है कि जो नए लोग या जवान इसको में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी कोचिंग भी की जाती है? जी बिल्कुल जी, इसके जो नए लोग आते हैं उनको बाकायदा इसकी जो ऊपर जीन है उसमें बैठने का और इसके जो आगे कंट्रोल करने के लिए जिसको हम इसकी हमारी इनको जुबान में रास्ते कहते हैं उसको पकड़ने का हम तरीका सिखाते हैं। तो जाहिर है ये उस्ताद के बगैर मेरे ख्याल में कोचिंग का काम आपके भाई कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, हमने हमारे ये भी बगैर स्पोर्ट्स के, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल क्लब है उसके वो मेंबर हैं और वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं, और अपनी जो इनकी ख़ानदानी जो सदियों पुरानी ये गेम है नेज़ाबाजी को, इसको यहाँ पर बहाल रखने के लिए इसका जो हुनर है वो अपनी नई नस्ल में भी मुनक़िद कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी मुकाबले हो रहे हैं जी, आप मुकाबले देखें और भी लोगों से यहाँ बातचीत हम करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ यासिर खान जदूर मौजूद हैं जी। यहाँ जमनका के में नेज़ाबाजी का मुकाबला जारी है। ये बेसिकली इंटरनेशनल प्लेयर, इनसे हम बात करेंगे। जी यासिर जदूर साहब, बताइएगा हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इस गेम के। जी, रूल्स और रेगुलेशन इसके ये हैं कि इधर ज़मीन में आप उधर कैमरा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि एक किला होता है ज़मीन में जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच होती है। जो प्लेयर उसको उखाड़ लेता है वो अगले राउंड में चला जाता है। ये बेसिकली नॉकआउट गेम है, और अगले राउंड में उसको वही किला जो मिलता है उसकी तकरीबन 2.5 इंच या उससे भी कम चौड़ाई होती है। फिर अगर वो उसको उखाड़ लेता है तो उसके अगले राउंड में उसको 1.25 इंची का किला मिलता है। अच्छा। फिर उसको 1.25 इंची का मिलता है।
इस तरह रेगुलर मुकाबला जारी रहता है और जो आखिर में बचता है वो फर्स्ट। और कितना टाइम होता है इसका? जैसे अभी ये मिस हो गया है और उसके हाथ से नेज़ा भी गिर गया, इसको क्या कहेंगे आप? जी ये एक तो 0 पॉइंट भी कर गए हैं, अगर इनका वेपन गिर जाता है, एक लाइन लगी हुई है लाइन से पहले, तो ये इनका 0 नंबर होगा। ये 0 नंबर अभी इनका हुआ है। इनका 0 नंबर हुआ है। अच्छा, और जब पेयर्स में आते हैं तो उसके रूल क्या होते हैं? उसके रूल्स ये होते हैं, बेसिकली इसका 1 किला उठाने के 4 नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर 2 बंदे इकट्ठे दौड़ रहे हैं, असल में ये इनके 4 और 4 8 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों किले उठा लेंगे हाँ, वो उनके 8 नंबर होंगे। जो पेयर 8 नंबर करता जाएगा वो अगले राउंड में चला जाएगा, और जो रह जाएगा वो नॉकआउट हो जाएगा। वो आउट हो। अच्छा, आप बताइएगा कि आपने कहाँ प्रेजेंट किया है नेज़ाबाजी? 2-3 दफ़ा ट्रायल्स दिए और पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन हुई है। मैं बेसिकली अभी पाकिस्तान टीम का मेंबर हूँ। पाकिस्तान टीम का मेंबर। और कहाँ जाके आपने नेज़ाबाजी के मुकाबले में? जी मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के मुकाबले में। और विन भी किए मुकाबले? काफ़ी मुकाबले विन किए हैं जी। मेरा बेसिकली ताल्लुक मोहम्मदिया हैदरिया सुल्तानिया वान क्लब से है जी। अच्छा। ये सुल्तान बाहू वाले सुल्तान मोहम्मद अली साहब की ज़ेरे निगरानी में ये क्लब चलता है जी। अच्छा। और तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है और अच्छा क्लब है। क्या समझ रहे हैं कि ये जो और जिस तरीके से हमारी इंटरनेशनल गेम है, नेज़ाबाजी की गेम भी फ़रोख्त पा रही है? बहुत ज़्यादा पा रही है जी। और अब तो तकरीबन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेज़ाबाजी को इंट्रोड्यूस भी कराया जा रहा है और नेज़ाबाजी हो भी बहुत ज़्यादा रही है। आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों में अगर हो रही है तो फिर पहाड़ों में ये तो रवायत सुना है कि जदून ट्राइब की यहाँ चमनक्का में आप अक्सर इनकाद करते रहते हैं, यानी जब फसल कटी जाती है गंदम की उसके बाद होता है? जी हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा तकरीबन सकाफती काम है जी। मैंने जब से होश संभाला है बाप दादा से सुनते आए हैं कि वो करते रहे हैं। अच्छा। हम खुद ये काम कर रहे हैं। जब फसल की कटाई होती है उसके बाद जिम्मेदार उस खुशी में भी करते हैं। अच्छा। और जब हमारी शादी ब्याह या इस तरह कोई खुशी का मौका होता है तो फिर भी नेज़ाबाजी का इनेकाद किया फिर भी नेज़ाबाजी का इनेकाद किया जाता है। और एबटाबाद और दूसरे इलाकों से भी लोग आके इसमें पार्टिसिपेट जी हाँ करते जी, हैं? ये काफ़ी आपके सामने लोग आए हुए हैं, एबटाबाद से बाहर के भी हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। चलें चलें जी, थैंक यू जी। हमारे साथ इस वक्त एक छोटे घोड़सवार हैं मुअज़्ज़म, उससे हम बात करेंगे। जी मुअज़्ज़म बताइएगा, कब से आप घोड़सवारी कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ जी बहुत शुरू से, 5 साल से। अब नेज़ाबाजी शुरू की है, पहले राइडिंग करता था 5 साल से, अब नेज़ाबाजी शुरू की 8 साल से। अच्छा, 8 साल से। और आप पढ़ भी रहे हो स्कूल में? जी। कौन सी क्लास में पढ़ मैं रहे हो? 5th क्लास में पढ़ता हूँ अभी। और किससे इंस्पायर हो के आप घोड़सवारी और नेज़ाबाजी में आए हो? मुझे मेरे चाचू ने इंस्पायर किया है और उनका नाम है यासिर इकबाल जदून। यासिर इकबाल जदून। तो किसी टूर्नामेंट में आपने भी पार्टिसिपेट किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी आप तैयार हो रहे हैं? जी। और फ्यूचर प्लान क्या है आपके, कि आप प्रोफेशनल घोड़सवारी बनोगे यानी नेज़ाबाजी के? इंशाल्लाह। तो देखते हैं जी कि ये छोटा घोड़सवार भी है मुअज़्ज़म, और इसने जैसे कहा है जी कि इसने पहले घोड़सवारी सीखी है और उसके बाद आज ये भी यहाँ पर जो चमनक्का में जो ही गंदम की फसल की कटाई का मरला कंप्लीट हुआ है, तो उसी खेत में यहाँ के मकामी लोग आज नेज़ाबाजी का उन्होंने मुकाबला इनकाद किया है डिस्कवर पाकिस्तान के लिए। और देखते हैं यहाँ के टैलेंट को। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो सदियों पुराना नेज़ाबाजी का जो खेल है यहाँ इस चमनक्का में खेला जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को फोकस किया और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील एबटाबाद में हम आपको लेके गए। टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो हम आपको इलियासी मस्जिद लेके गए, बड़ी तारीखी मस्जिद है और वहाँ के पकोड़े भी बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा 2 मज़ारों के ऊपर हम लेके गए हम आपको। जैसे हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की, तो बेशुमार उनके पैरोकार जो हैं उन मज़ारों पर हाज़िरी देते हैं। एक है मियाँ कंगाल शरीफ और दूसरा है मियाँ सेरी। इसके अलावा हमने आपको विज़िट कराया कदीमी जो कस्बा है तहसील अवेलियाँ का चमनक्का, वहाँ हुजरा कल्चर अभी तक भी बहाल है अपनी असली हालत में। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। और इसके अलावा सदियों पुराना जो नेज़ाबाजी का मुकाबला है वो भी वहाँ इनकाद किया जाता है। अभी गंदम की काश्त यूँ ही ख़त्म हुई है तो उन्होंने यहाँ नेज़ाबाजी का टूर्नामेंट का इनकाद किया, जिसमें यहाँ के लोकल प्लेयर्स ने हिस्सा लिया है और करतब दिखाए नेज़ाबाजी के। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र से चमनक्का तहसील अवेलियाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।